तो मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू चीमा सर। तारड़ साहब इस वक़्त आपका एनालिसिस बड़ा ज़रूरी है जबकि इमरान खान साहब ने मगरब को ललकार दिया है, यूरोप को ललकारा है और वेस्ट के साथ ताल्लुकात ख़राब करने के बिल्कुल नहज पे हैं। और वो इस बात पे तुले हुए हैं कि जो मैंने रूस का दौरा किया है वो ठीक किया है और मैं रूस को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, जो कि एक एग्रेसर है, दूसरे मुल्कों की सॉवरेनिटी की वायलेशन कर रहा है। आप क्या देखते हैं कि इमरान खान साहब के टेन्योर में पाकिस्तान जो है वो कोई रेवोल्यूशनरी कदम लेने जा रहा है? पाकिस्तान के जो लीडर इमरान खान साहब हैं वो हमें मगरब से लड़ा रहे हैं या आप समझते हैं कि इसी तरह लीडरान को करना चाहिए और ये सियासत है? आप इसको किस तरह देखते हैं? मेरी नजर में चीमा साहब, खान साहब अपनी अनपॉपुलैरिटी को किसी और चीज के जरिए छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और अगले इलेक्शनों में वो किसी नए ड्रामे को सामने रखना चाहते हैं। जिस तरह पहले उनका तब्दीली का नारा था, जिस तरीके से पहले वो कहते थे जी मैं करप्शन के लिए इंसाफ करूंगा, तहरीक इंसाफ है, तो इस दफा मेरा ख्याल है किसी नए ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को लगाना चाहते हैं। और मेरे ख्याल में इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी को वो ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से अवाम को किसी नए नारे के साथ वो मुतवज्जो कर सके। लेकिन चीमा साहब, इस वक्त मैं खुद पाकिस्तान में हूं अभी इस वक्त, और आज मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। कई चीजों को मैंने ऑब्जर्व किया है कि इस वक्त पंजाब में क्या हो रहा है। आई वाज इन लाहौर एंड आई ट्रेवल्ड फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद, और मैंने क्या देखा। बिलावल साहब ने, एक तो बिलावल साहब अपनी रैली लेकर निकल चुके हैं, और बिलावल साहब की पार्टी कोई पंजाब में इतनी पॉपुलर नहीं समझी जाती मेरे ख्याल में। मैं भी यही समझता था कि सबसे ज्यादा वोट बैंक ऑफ पॉपुलैरिटी इस वक्त नून लीग की है, मुस्लिम लीग की। लेकिन आज मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि इस पार्टी के हर जगह पे वर्कर खड़े हैं, नारे लगा रहे हैं, साइन उनके लग चुके हैं। और उसमें मुझे एक चीज नजर आई है कि हालांकि पीपल्स पार्टी का इतना बड़ा वोट बैंक नहीं है, लेकिन कौम बेजार है। लोग कौम अपने अपनी महंगाई, बेरोजगारी और जो उनका मैंडेट डिलीवर नहीं हुआ उसकी वजह से वो कोई कोई भी और दूसरी पार्टी एक्सेप्ट पीटीआई वो उसके साथ चलने के लिए तैयार है। आज मैंने ये देखा है। दूसरा, आज सबसे बड़ा एक वाकया हुआ कि आज बिलावल भट्टो साहब ने अपनी एक स्पीच में कहा कि इमरान खान हमें वेस्ट से लड़ाना चाहते हैं। एक और वाकया मैंने लाहौर में देखा कि इनके खास एडवाइजर थे, बहुत पॉपुलर थे, नदीम अफजल चंद साहब। आज वो इनकी पार्टी छोड़कर वो पीपल्स पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। और आखिरी बात जो मैं आपके पहले सवाल के हवाले से कहना चाहूंगा चीमा साहब, आपने कहा है कि वो रिलेशनशिप को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हालात खराब कर चुके हैं, क्योंकि आपने देखा है और इस वक्त वेस्ट जो है, बिलखुसूस अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, वो अब उस पर रिएक्शन दे रहे हैं। इनके दौरे पर, रशिया के दौरे पर, भारत के खामोश रहने पर आपने देखा होगा कि अमेरिकन जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं S-400 पर। S-400 सिस्टम जो रशिया से उन्होंने लिया था, और जिस तरीके से भारत जो है यूनाइटेड नेशंस में खामोश रहा, न्यूट्रल रहने की कोशिश की, उस पर अमेरिका और वेस्ट रिएक्ट कर रहा है। अब लें आप आज की जो तकरीर है, खान साहब की तकरीर के अंदर बौखलाहट, फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही थी। खान साहब ने आज फिर वही अपना एक पुराना, जो पहले इलेक्शन से पहले जिस तरह कंटेनर पर बैठ के बातें करते थे, आज उन्होंने फिर वही की, करप्शन की बातें। लेकिन खान साहब, आपने तो किस लिए करेक्ट करना था करप्शन? आपने नवाज शरीफ साहब को अपनी मर्जी से भेजा। असद उमर साहब इसकी गवाही दे चुके हैं कि आपने कैबिनेट के अंदर बैठकर खुद ये डिसीजन किया था कि नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा जाए। अब कौन सा मेरे ख्याल में तो जो आप कह रहे हैं, जो पिछले दिनों आपने जो पीका अकाउंट है उसके मुताबिक, तो आज उसकी खिलाफ वर्जी तो आप खुद आज कर रहे हैं कि गलत इंफॉर्मेशन दोबारा दे रहे हैं आप। हालांकि एनआर असद उमर साहब के मुताबिक आपने उनको मर्जी से बाहर भेजा है, और आज आप फिर लोगों को कह रहे हैं कि ये गीदड़ की तरह भाग गया है, ये चोर है, ये डाकू है, ये लुटेरा है। ये असल में खान साहब इसमें बिल्कुल ये एक कंपेन और हारे हुए कप्तान की कंपेन नजर आ रही थी आज की स्पीच में। और यहाँ पे मैं एक और चीज वाजे करूं कि खान साहब जिस बुरे तरीके से इस वक्त वेस्ट को और अमेरिका को बार बार स्नब कर रहे हैं, अपने उनके साथ जो पिछले सालों की जो अलायंस रिलेशनशिप को बार बार क्रिटिसाइज कर रहे हैं। खान साहब, मैंने कई दफा कहा है, क्योंकि मैं एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरे ख्याल में चाइना कभी भी इंडिया और अमेरिका को एज ए कस्टमर लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर अमेरिका उसको आज अपने रिलेशनशिप बंद कर दे चाइना
कहते हैं कि चाइना के साथ रिलेशनशिप अपने नॉर्मल किए जाए, क्योंकि उनके साथ ट्रेड रिलेशनशिप है। अगर उन्होंने ये चीजें कर ली कामयाबी के साथ, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? और वेस्ट को भी आप वेस्ट से आप दुश्मनी का कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है आपके रूस की कीमत, रूस के दौरे की पहली कीमत 55 मिलियन डॉलर के आप दे चुके हैं या दे रहे होंगे। भी मजीद अभी फेडअप का केस, अभी शुक्र है कि आपका वही स्टेटस मौजूद है, लेकिन जिस तरह की आप तकरीरें फरमा रहे हैं यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर और उनको आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो इसके इसके जो नताइज हैं वो बड़े खतरनाक हो सकते हैं। खान साहब, आप तो लंदन चले जाएंगे, कौम मारी जाएगी पीछे। डॉक्टर साहब, ये जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है इसमें देखें, अगर इमरान खान साहब इतनी थोड़ी सी मेजॉरिटी पार्लियामेंट में लेके अगर इतनी बड़ी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट करें कि बाहर के बाद में आने वाली हुकूमतों को सॉरी करना पड़े वेस्ट को और कहना पड़े, क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं कि हमारी ट्रेड सबसे ज्यादा यूरोप और अमेरिका के साथ है, हमारी सारी की सारी एक्सपोर्ट तो रशिया को 150 मिलियन डॉलर की है, चाइना को 1 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, हमारा सारा कुछ तो यूरोप से और अमेरिका से आता है। तो क्या इसके अंदर सियासी जमातें जो हैं, ये जो नो कॉन्फिडेंस मूव है, क्या ये फिर आप समझते हैं ये ठीक है कि इमरान खान साहब को हटा के एक नई गवर्नमेंट लाई जाए, ताकि ये जो डायरेक्शन लेके देने लगे हैं मुल्क को, इससे तो हम तबाही की तरफ जाएंगे। सो आप ये जो नो कॉन्फिडेंस मूव है इमरान खान साहब के खिलाफ जो आ रही है, आप इसको किस तरह देखते हैं? और आप देखते हैं कि कोई पॉपुलर अपराइजिंग इमरान खान के खिलाफ हो सकती है अवाम में, या क्या आप समझते हैं कि अवाम में इतनी सियासी शऊर नहीं है कि वो इस तरह देखें कि हाँ जी, हमें जो है वो इमरान खान साहब की इस तरह वेस्ट से लड़ाई को है जो है वो बंद कराना चाहिए, इनको फारग किया जाना चाहिए? इस वक्त मैं एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, मैं जब से यहाँ पे आया हूँ, हर कॉमन पाकिस्तानी, नॉट अ रूलिंग एलीट, हर कॉमन पाकिस्तानी से ये पूछने की कोशिश करता हूँ, उसके दुख दर्द को कुरेदने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो होटल का वेटर हो, चाहे वो डोरमैन हो। तो आप सोच नहीं सकते कि इस वक्त पाकिस्तानी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और कॉमन मैन वो अपनी जिंदगी किस तरह गुजारे। एवरेज पाकिस्तानी की इस वक्त 25,000 रुपए तनख्वाह है, चीजें उनकी निकल रही है, नफरत और कुरब में है इस वक्त। आज से 10 मिनट पहले मुझे जो कमरे में छोड़ने के लिए डोरमैन और सारे आए, वो इसी पे बात हो रही थी, हर बंदा चीख रहा था। खान साहब बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ। आज मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक चीज कहना चाहूंगा। हिस्टोरिकली नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर बने तो वो गांधी के पास गए, महात्मा गांधी के पास, और उन्होंने पूछा कि मैं एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। हिस्टोरियन अगर मेरे बारे में लिखे तो अच्छी बातें लिखे, लेगेसी में अच्छी बातें, तो आप मुझे कुछ चीजें एडवाइस करें। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि 3 चीजों में कि प्राइसेस को कंट्रोल करना, आटा महंगा ना होने देना, साइकिल की प्राइस कम रहे, और सिनेमा की टिकट, क्योंकि एंटरटेनमेंट है गरीब आदमी की, वो चीप रहे। तो यू विल बी रिमेम्बर्ड एज ए पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर। अब साइकिल किसकी सवारी है? गरीब आदमी की। आटा कौन खाता है? गरीब आदमी। लेकिन खान साहब तो हमेशा ये कहते रहे, आज कंटेनर पे थे तो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड दिखाते रहे। अब किसी, मेरा ख्याल है यूरोपियन पीआर फर्म ने कहा है कि इस्लाम का टिकट आप खेलें, आप वो इस्लाम को प्रचार शुरू कर दिया उन्होंने, बिल्कुल कंप्लीटली 90 डिग्री यू टर्न लगाकर दमादम मस्त कलंदर से वो इस वक्त बिल्कुल सऊदी अरेबिया खुल रहा है, इन्होंने पाकिस्तान बंद करना शुरू कर दिया। और ये अगर समझते हैं कि यही हल है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस, जियाउल हक साहब ने ये लास्ट टाइम ट्राई की थी और हमने इसकी बड़ी हैवी प्राइस पे की थी। आज खान साहब पता नहीं क्या करेंगे, अपने ये इंपोर्टेड वुजरा को लेके कितने बिलियन लेके निकलेंगे यहाँ से, और कौम इसकी पीछे जो है रेडिकलाइजेशन की प्राइस कितनी पे करेगी, ये खुदा ही जानता है। मैंने थोड़ा सा इशारा दिया है कि जियाउल हक साहब ने जो ट्राई की थी मुजाहिदीन के चक्कर में, अभी तक कौम उनके ऊपर बम भी मारती रही है, और आज तक इस्लामोफोबिया है वो पूरी दुनिया में हर मुसलमान उसकी कीमत चुका रहा है। लेकिन खास ये जिस डायरेक्शन पे आप जा रहे हैं कौम को लेकर, इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन, इट्स नॉट अ गुड डायरेक्शन फॉर पाकिस्तान। मैं यही हमेशा कहता हूँ कि मॉडरेशन अच्छी होती है, मॉडरेशन की तरफ। एक्सट्रीमिज्म इज नॉट गुड। पाकिस्तान हैज पेड लॉट ऑफ प्राइस फॉर दैट। और जिस तरीके से आजकल आप जिस तरीके वेस्ट को आप स्नब कर रहे हैं, जिस तरीके से आप मैं कहता हूँ ठीक है, इस्लामिक वैल्यूज आप प्रमोट करना चाहते हैं तो फिर वो इस्लाम सबसे पहले अपनी कैबिनेट से शुरू करें। वो दुनिया को रियासत मदीना और हजरत उमर की मिसालें देते हैं, अपनी कैबिनेट पे नजर क्यों नहीं मारते माफियाज के ऊपर?
यहाँ पे सारे के सारे आपके सारे माफिया, आप बार बार कहते हैं मुझे गवर्नमेंट चलाने नहीं देते, वो सारे तो आपकी कैबिनेट में शामिल है। अफसोसनाक बात यह है चीमा साहब, अब ये क्या होगा, ये सारे के सारे यही लोग छोड़ के वापस अपनी पार्टियों में जाएंगे और यही फिर जीत कर वापस आएंगे। अगली कैबिनेट में भी यही लोग होंगे, इसमें सिर्फ नहीं होंगे तो खान साहब और चंद इनके इंपोर्टेड दोस्त जो हैं, जो लंदन से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, वो यहाँ पे अरबों के टीके लगाकर कौम को वापस अपने मुल्कों में जाके वो कहते दे विल बी लिविंग हैप्पीली फॉर एवर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ ऐसी हमारे पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन जिनसे मुझे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है, जिनका जीना मरना यही है, उनको चाहिए कि मुल्क के ऊपर तरस करें और इनकी मेहनत मसाजत इनसे समझाएं, इनको कहें यार कि कुछ खुदा का नाम ले, हमें रेडिकलाइजेशन की तरफ ना लेकर जाएं। इस वक्त देखें सऊदी अरेबिया ओपन कर रहा है, क्योंकि तेल के बाद अब इस वक्त हाइब्रिड गाड़ियां, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, दौर किस तरफ जा रहा है, आप हमें किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं। आपकी डायरेक्शन जो है वो अफगानिस्तान और सोमालिया की तरफ है, सऊदी अरेबिया की डायरेक्शन दुबई और ट्रेड की तरफ। तो खुदा रहा ये गलत रस्तों पे जाने से पहले 2 दफा सोचें। ये मैं आज की स्पीच में वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी डायरेक्ट चैलेंज टू द वेस्ट, डायरेक्ट चैलेंज। और सबसे बड़ी बात है कि आपने करप्शन के रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। आप आर्डिनेंस पीका के लिए ले आते हैं, तो करप्शन का आर्डिनेंस क्यों नहीं लाते आप? उसकी वजह यह है कि खान साहब के आस पास अपनी टीम में इतने करप्ट लोग मौजूद हैं कि वो इट्स नॉट पॉसिबल। जो उन्होंने तब्दीली कही थी उन्होंने खुद कहा है। आप हर वक्त तो, अब मैंने खान साहब की हर स्पीच को बड़े करीब से सुनता हूँ, खान साहब ने हमेशा ब्लेम किया है कि कौम तब्दीली के काबिल ही नहीं थी। मैं तब्दीली लाता लेकिन तब्दीली ये काबिल ही नहीं है। खान साहब दिस इज नॉट अ सोल्यूशन कि हर चीज पे कौम को ब्लेम कर दिया जाए। तो लीडरशिप किस चीज का नाम है? मेरी तो समझ से बाहर है। खान साहब अगर ये कौम की हालत ये थी तो आपको तब्दीली का मैंडेट देने की क्या जरूरत थी? ये जो आज आप मैंडेट चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं इस्लाम का, आप कंटेनर पे ये क्यों नहीं बोलते रहे? अगले इलेक्शन के लिए आप अमेरिका की बेस पे, यूरोपियन यूनियन की बेस पे, वेस्ट की बेस पे एक जंग का माहौल क्रिएट करके आप सोच रहे हैं आप इलेक्शन जीत जाएंगे। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान एज अ स्टेट ऑफ पाकिस्तान, not as Imran Khan. You won't lose anything, or Pakistan will be in a very difficult situation. ताहिर साहब, 2 बड़े अहम पॉइंट हैं जो आपसे डिस्कस करने हैं। एक तो क्योंकि आप खुद पाकिस्तानी डियास्पोरा हैं और आप लोग जो पाकिस्तान की तरक्की के ज़ामिन हैं, क्योंकि आप लोग जब पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं, रेमिटेंस भेजते हैं, तो इमरान खान ट्वीट करते हैं हमें अमेरिका से इतने पैसे आए, यूरोप से इतना पैसे आए, और आज उसी यूरोप को जो है वो गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं हम आपके गुलाम हैं, और जो पाकिस्तान से जो मजीद लोग बाहर जाने वाले हैं उनके लिए मजीद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एक तो ये बताइएगा कि इसका क्या नुकसान हो सकता है खासकर पाकिस्तानी डियास्पोरा को, और आने वाले जो पाकिस्तानी यूथ है जिनको नई जॉब्स वेस्ट में मिल सकती थी, उन्हें कोई रुकावटें डाल सकते हैं वेस्टर्न ममालिक? और दूसरा एक पॉइंट में अटैच करने लगा हूं, तारिक साहब, मोहित यूसुफ साहब को रोक दिया गया यूके जाने से। उन्होंने, और ये रशिया जाने की दूसरी कॉस्ट, पहली आपने कॉस्ट गिनवाई थी $50 मिलियन की, और ये दूसरी कॉस्ट तारिक साहब ये है कि इन्होंने, जो यूके वालों ने कहा है कि हम आपको भी लेने से इनकार करेंगे, क्योंकि आप एक तरफ आप रशिया से जफियां डाल के आए हैं और अब आप समझ रहे हैं कि आप हमें भी बेवकूफ बनाएंगे कि हमारे साथ भी लाइन सेट कर रहे हैं कि हमारे दोनों तरफ मामला ठीक हैं, तो हमें उन्होंने स्नब कर दिया बैलेंसिंग एक्ट करने में। तो जरा ये दोनों चीजें काइंडली हमारे व्यूअर्स तक इस पे जरा कमेंट कीजिए। मैं इसमें सबसे पहले चीमा साहब पाकिस्तानी डायस्पोरा का माइंडसेट बताना चाहूंगा। एक तो बाहर से जो पैसा लाया जाता है वो इमरान खान को नहीं भेजा जाता, लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, अपनी फैमिली को भेजते हैं। और मजबूरी ये है कि वो जो बाहर जितने लोग गए हैं उसमें इमरान खान साहब का या किसी गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। लोग अपनी मेहनत और अपने बल बोते पर बाहर जाते हैं, अपनी मेहनत पे करके आते हैं उसमें। बल्कि सबसे बड़ा हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ जब भी हुआ धोखा ही हुआ है। उसकी वजह यह है कि चाहे पिछले पीरियड्स में हमने मुल्क कर्ज उतारो तो उसमें कैंपेन में जाते रहे और हमारे पैसों को ला के मनी लॉन्ड्रिंग की जाती रही है, आज भी हो रही है। बल्कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि हम लोग जो बाहर बैठे हैं, हम तो रूलिंग एलीट के बच्चों की ट्यूशन फीस भेज रहे हैं बाहर से, इनकी प्रॉपर्टियां भेज रहे हैं कमा कमा के, अपने खून पसीने की कमाई। और उसके रिजल्ट में होता क्या है हमारे साथ? हमारी प्रॉपर्टियों पे कब्जे होते हैं पाकिस्तान। आप हमारे लिए सिर्फ एक ही काम कर सकते थे कि ओवरसीज पाकिस्तानी मिनिस्टर को हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी लगाएं, लेकिन वहां पे भी आप अपने यार दोस्त लगा देते हैं जो सोने के चमचे लेके पैदा होते हैं, जिनको पता ही नहीं कि ओवरसीज, आप ऐसे लोगों को ओवरसीज पाकिस्तानी मिनिस्टर बनाते हैं जो आज तक नॉर्मल प्राइवेट जेट, जो कमर्शियल जेट लाइनर्स में ट्रेवल भी नहीं करते, वो अपने जेट लाइनर्स में ट्रेवल करते हैं। हमारे साथ जुल्म पे जुल्म ये देखें, वो किसी ओवरसीज पाकिस्तानी से शेक हैंड लेकर राजी नहीं है, आप उनको बनाते हैं। अब उसके ऊपर सबसे बड़ा मैं खान साहब को ये बताना चाहूंगा,
خان صاحب آپ نے شوکت خانم ہاسپٹل بنایا امریکہ سے، وہ آپ کے ساتھ ہمارے وہ نصرت فتح علی قوال آتے تھے اور آپ ان کے ساتھ کانسرٹ کرتے تھے لندن میں اور نیو یارک میں. سارا پیسہ تو امریکہ اور یورپ نے دیا، بلکہ مڈل ایسٹ نے بھی نہیں دیا اتنا پیسہ جو ہم نے دیا. ہمارے ساتھ اب کیا ہوگا آگے؟ آپ ہمارے اوپر ایک ایسا ایک، بلکہ سب سے بڑا اس کا ریئیکشن یہ ہوگا چیمہ صاحب میں بتانا چاہوں، خان صاحب نے ایک کمپین چلا رکھی ہے ریاست مدینہ کی اور حضرت عمر کی مثالیں، اور آپ ویسٹ کو جس طریقے سے کریں گے، انہوں نے کہنا کہ یہ ریڈیکلائزیشن کو پروموٹ کر رہے ہیں. ہم بڑی مشکل سے سافٹ امیج کے نعرے لگا کر پاکستان کا امیج سافٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن خان صاحب آپ اسی کو نیگیٹو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی ہیوی پرائسز ہم لوگوں نے پے کرنی ہے، ہمارے بچوں نے اس کی پرائسز پے کرنی ہے. یہ جو خان صاحب کی تقریریں ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہاں پہ جو امبیسڈر ہیں وہ پکوڑے کھا رہے ہیں بیٹھ کے، وہ نوٹس کر رہے ہیں ساری چیزیں، وہ رپورٹیں بنا کے پیچھے بھیج رہے ہیں. جس طریقے سے ٹی ایل پی گرو کر رہی ہے، جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب سیٹیں جیت رہے ہیں، کیا خیال ہے سارے جو ویسٹ بیٹھ کے یہ ناک میں روٹیاں ڈال رہے ہیں، یہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر؟ سعودی عربیہ کھل رہے ہیں، آپ طالبان بن رہے ہیں، تو اس کی پرائسز کون پے کرے گا؟ پاکستانی پے کریں گے، چاہے باہر اوورسیز، چاہے وہ مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہیں. پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے یہ سارا، ول بی ہیوی کاسٹ فار دیٹ. ان کے لیے تو مذاق ہے، میں نے بتایا یہ ان کے تو، بلکہ اگلے دن میں دیکھ رہا خان صاحب اپنے بچے کیوں نہیں لے کر آتے لندن سے پاکستان؟ ان کو اسلامی تعلیم کے لیے کیوں نہیں بنوریا بھیجتے، مدرسہ نوریہ اور یا حقانیہ مدرسے میں کیوں نہیں بھیجتے؟ اسلام کا اتنا پیار ہے ان کو. تو سب سے پہلے میرا کوشچن تو یہ ہے خان صاحب کے ساتھ، ہمارے لیے کچھ اور سٹینڈرڈ ہے، اپنی کیبنٹ کے لیے سٹینڈرڈ کچھ اور ہے، اپنے بچوں کے لیے سٹینڈرڈ کچھ اور ہے. سب سے بڑی بات یہ آپ کی رولنگ لیڈنگس کی 99.9% سب کے بچے یورپ اور لندن اور امریکہ میں بیٹھے، وہاں تعلیم ہے. ہمارے لیے ریاست مدینہ ہے، اپنے لیے آپ کے لیے وہاں آکسفورڈ ہے، آپ کے لیے ہارورڈ ہے، آپ کے لیے پرنسٹن ہے. قوم کو کس طریقے سے آپ ذلیل کر رہے ہیں، جو کہ 74 سال سے قوم ذلیل ہو رہی ہے، اور اس میں ڈائسپورا کی باتیں کر رہے ہیں. ان کو کیا پتا ڈائسپورا اس وقت، میں ڈائسپورا کے مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا تھا چیمہ صاحب. پاکستانی ڈائسپورا جو ہے وہ ڈس اپوائنٹڈ ہے، ڈی مورلائزڈ ہے. پیسہ ہم لوگ لگائیں دنیا کی باہر آپ کے امیج کے لیے، آپ کی سپورٹ کے لیے، لیکن وہی پیکیجز آپ لا کر آپ اپنے پلازے بناتے ہیں. آپ اسی ہمارے ڈیسپرا کی ایفرٹس کی بیس پر آپ جو کچھ آتا ہے اس کو لوٹ کے پھر وہی بیس میں لے جاتے ہیں. آپ کس منہ سے وہاں پہ جا کے لوگوں کو کنونس کریں کہ پاکستان کے ساتھ چلیں، جبکہ آپ خود ہی نہیں چلنا چاہتے کسی کے ساتھ؟ آج میں سوچتا ہوں، ایک مثال کے لیے، میں اگر امریکن لیجسلیٹرز کے ساتھ بیٹھتا ہوں، امریکن ایمبیسڈرز کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ڈپلومیٹس کے سامنے بیٹھتا ہوں، میں کیا کنونس کروں کہ ہمارا پرائم منسٹر وہ آپ کے ڈیلی بیس پہ سنب کر رہا ہے 3.5 سال سے ملک کے لیے، ویسٹ کو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ویسٹ کے ساتھ ویسٹ ہمیں ہمیشہ دھوکہ دیتا رہے. کیا فارن، مجھے خان صاحب یہ بتائیں، فارن انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ فارن پروجیکٹس کہاں سے آئیں گے آپ کے؟ رشیا سے آپ گئے ہیں، آپ نے تھوڑی بہت گندم وہاں سے لی ہے، تھوڑا بہت پیٹرول لی ہے. اس وقت مجھے چیمہ صاحب کوسچن مارک، رشیا کے کیمپ میں اس وقت کتنے ممالک کھڑے ہیں مجھے بتا دیں، آپ ان کے نام گنوا دیں مجھے. اس وقت ساری دنیا رشیا کو چھوڑ چکی ہے سوائے خان صاحب کے، سوائے خان صاحب. اور خان صاحب سمجھتے ہیں کہ رشیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ جا کے تو میں اب نیا ایک پروجیکٹ شروع کرا کے شاید قوم کو ڈیویٹ کروں، شاید قوم کو میں اپنا پہلا مینڈیٹ تو ڈیلیور نہیں کر پایا، کوئی نیا مینڈیٹ ان کو دوں، نئے ٹرک کی بتی دکھاؤں تو اس کے پیچھے الیکشن جیت جاؤں. اٹس ٹو لیٹ خان صاحب، اٹس ٹو لیٹ، میرے خیال میں اٹس ٹو لیٹ. قوم کی پہلی پرائرٹی اس وقت 2-3 چیزیں، ایک تو بے روزگاری، مہنگائی، کرپشن، اور وہی آپ کا مینڈیٹ نہ آپ ریفارم کر سکے ہیں. آپ صرف پیکا کو ریفارم کر سکے ہیں، آپ نے اور کچھ بھی نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب ذرا کائنڈلی وہ موحد یوسف صاحب کو جو سنب کیا گیا اس پہ کمنٹ کریں کہ یہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو اس طرح سنب کیا جانا، وہ بھی گریٹ برٹن سے، جو کہ ہمارے بڑے اتحادی ہیں اور ہم ان کے ساتھ بڑا کلوزلی کوآپریٹ کر رہے ہیں. آپ اس کو دوسری قربانی سمجھتے ہیں پاکستان کی؟ پہلی جو تو آلریڈی آپ نے بتائی ہے $50 ملین کی پینلٹی ہمیں پڑ چکی ہے. دیکھیں چیمہ صاحب، پچھلے 3.5 سال میں جو کچھ فارن پالیسی بلنڈر ہوئے ہیں اس پہ کتابیں لکھی جا سکتی. انہوں نے کئی دفعہ، موحد یوسف صاحب نے انڈیا کا پلان بنایا، وہاں کینسل کیا. اب یہ بلکہ سب سے پہلی اسائنمنٹ، واحد ان کی اسائنمنٹ یہ تھی، موحد یوسف صاحب کو ایز اے ہائر کرنے کا آبجیکٹو کیا تھا کہ ہی ول ٹرائی ٹو نارملائز دا ریلیشن شپ آف پاکستان اینڈ امریکہ. لیکن موحد یوسف، مجھے آج ترس آ رہا ہے ان پہ. آج عمران خان صاحب کی سپیچ سن کر مجھے ترس آ رہا ہے موحد یوسف پر
کیونکہ وجہ یہ کہ موید یوسف کا مائنڈ سیٹ کچھ اور ہے, اس کی تعلیم اس کو کچھ اور بتاتی ہے, اس کے پی آر ریلیشن شپ کچھ اور بتاتے ہیں. خان صاحب بالکل اس وقت سوشلزم کے ساتھ ہیں, وہ کیمرزم کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ ویسٹ کے ساتھ اعلان جنگ کر چکے ہیں. تو پیچھے موید یوسف صاحب تو اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں پاکستان میں. اگر دیکھا جائے تو ان کو چاہیے وہ تو واپس چلے جائیں. آج جو ان کا خاص کر جو برطانیہ نے آج ان کو کہا ہے کہ یار ادھر نہ آنا پلیز, ان کے میرے خیال میں ریزیگنیشن بنتا ہے اس کو جسٹیفیکیشن. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ٹوٹل جاب ڈسکرپشن یہ ہے صرف واحد کے پاکستان کے ویسٹ اور امریکہ سے ریلیشن شپ نارملائز کرایا جا سکے. اس میں موید یوسف کو بلیم نہیں کروں گا. خان صاحب از ناٹ انٹرسٹڈ, یو آر گوئنگ ٹوورڈز دا رانگ ڈائریکشن. اس میں اس وقت میں یہ کہوں گا کہ موید یوسف صاحب, میں اگر ان کی جگہ ہوتا تو میں آج خان صاحب سے کہتا, آپ سر آپ کی فارن پالیسی کمپلیٹلی چینج ہو چکی ہے, مجھے اجازت دیں, میں جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس چلا جاؤں. آپ اس طرح کریں, کوئی رشین میڈ ایڈر سے اپنا نیا ڈھونڈ لیں میرے خیال, یا مسٹر کے باہر کر لیں چائنا سے آپ. میرے خیال میں تو یہی بنتی بات, کیونکہ اس وقت بلکہ میں کل بڑے عرصے بعد میں لاہور گیا تو میں نے دیکھا وہاں پرائم منسٹر شی کی صاحب تو میرا خیال ہے وہ کنیکشن ڈراپ ہو گئے یا وہ دوبارہ جوائن کر لیتے ہیں. طاہر صاحب بات کر رہے تھے اس کے حوالے سے, اپنے لاہور کے تجربے کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ میں ان کو میسج کرتا ہوں کہ وہ دوبارہ جوائن کر لیں. طاہر صاحب جو بات کر رہے تھے وہ بیسیکلی یہی بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کی فورن پالیسی کے جو بلنڈر ہیں, اور عمران خان صاحب کی جو فورن پالیسی کے جو چیلنجز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کو جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے واقعی ویسٹ کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنا ہے, یا ہم نے واقعی اپنے جو معاملات ہیں ویسٹ کے ساتھ وہ خراب کرنے ہیں, یا ہم نے کس طرف جو ہے وہ جانا ہے. تو بیسیکلی طاہر صاحب اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے تھے. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے لیے مزید آئندہ آنے والے دنوں میں کیا چیلنجز درپیش ہو سکتے ہیں. طاہر صاحب نے دوبارہ جوائن کیا ہے, میں طاہر صاحب کو لیتا ہوں. طاہر صاحب جی بولیے گا. وہ چیز میں جو بات کر رہا تھا کہ میں نے وہاں پہ دیکھی دو چیزیں کہ چائنیز پرائم منسٹر کی قد آور تصویریں لگی جگہ پہ لاہور میں, ساتھ طیب اردگان کی تصویریں لگی بہت بڑی بڑی. تو وہاں سے یہ نظر آیا ہے کہ پاکستانی جو ہمارا رولنگ لیڈ ہے وہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کرنا چاہ رہا ہے, کمیونزم اور سوشلزم کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن میں نے دونوں قوموں کے مزاج پڑھنے کی کوشش کی بہت عرصہ پہلے چائنا اور ٹرکی کے, ان کے ساتھ ریلیشن شپ کی بھی یہی وجہ ہے کہ کرپشن چائنیز کلچر کا حصہ ہے. میں نے ایک بک بہت عرصہ پہلے پڑھی تھی جس کا نام ہے چائنا انک, کہ انہوں نے کس طریقے سے امریکن بزنس کو یا انٹلیکچوئل پراپرٹی تھیفٹ کو وہاں اس کو چوری کر کے کس طریقے سے چائنا کی ترقی کی فاؤنڈیشن بنائی. اور ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ٹرکش بھائی ہیں, ترکی میں بھی جو کرپشن ہے اس پارٹ آف دا کلچر. اور جس طریقے سے پاکستان, ظاہر ہے ایک آپ جب تک آپ کی سملیرٹیز نہیں ہوتے ریلیشن شپ نہیں بن پاتے. تو وہ ہم نے جو دیکھیں, اس کی مثال چھوٹی سی یہ دوں گا کہ لاہور کے ٹریش ریموول کا ٹھیکہ بھی کبھی ترکی کی ایک فرم کو دے دیا گیا تھا کہ اپنے لوگ مڈل ایسٹ کے جا کے ٹریش اٹھاتے ہیں اور آپ کی ٹریش لاہور کی آ کے ٹرکش کمپنیاں اٹھاتی ہیں. یہ کیوں ہو رہا تھا؟ آپ کے جو لیبر ہے وہ ساری جا کے دبئی اور مڈل ایسٹ کی سڑکیں بناتی ہیں, آپ کی سڑکیں چائنا بنا رہا ہے اور آپ کی سڑکیں کوریا بنا رہا ہے. تو اس میں سے کیا چیزیں نظر آتی ہیں؟ نظر یہ آتی ہیں کیک بیکس, کرپشن, رولنگ ایلیٹ کی پراپرٹیاں باہر بن رہی ہیں. لیکن اس پہ جو جتنا بھی دکھ اس پہ کیا جائے وہ کم ہے, کیونکہ سب کچھ ہو رہا ہے اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں. ہر پاکستانی جانتا ہے آپ کے مسائل کا, خان صاحب کو بھی پتا ہے, ان کی ٹیم کو بھی پتا ہے, رولنگ ایلیٹ کو بھی پتا ہے, جوڈیشری ہر لوگوں کو پتا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ کرنا کچھ نہیں چاہتے, کہ ان کے پاس ایک واحد چیز کی کمی ہے, پاکستانیت کی. ان کے اندر ایک چیز کی کمی ہے, نیشنلزم کی. ان کے سر پہ سوار کیا ہے؟ لندن, دبئی اور کینیڈا کی سٹیزن ہے, یہ ان کی نیشنلٹی ہے. اور اس پہ جتنا بھی دکھ کیا جائے, جتنا بھی ماتم کیا جائے کم ہے. ایک ڈرامہ ابھی بند نہیں ہوا تو دوسرے ڈرامے کا سٹیج سج چکا ہے. بلاول صاحب بھی چل چکے ہیں, عدم اعتماد بھی آئے گی, انٹرم گورنمنٹس بھی بنے گی. یہی لوگ نکلیں گے, وہ دوسرے ماسک پہن کر پھر واپس آ جائیں.
और सब लोग इकट्ठे होकर एक तमाशा देख रहे हैं। एक जमे गफीर है, कहतुल रजाल है, ये मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, अपने मादरे मिल्लत के कपड़े फटते रोज देख रहा हूँ। बिल्कुल तार साहब, आप बड़ी दफ़ा ये बात कह चुके हैं कि नेशनलिज्म की कमी है और मादरे मिल्लत के साथ जो जुल्म और ये सलूक ये एलीट कर रही है, ये कौन हमें इनसे छुड़ाएगा, हमें इस चीज़ का नहीं पता। और आज आपने इस्लामाबाद से जो लाहौर का सफ़र किया और आपने देखा कि जिस तरह के हालात हैं, जो चीज़ें आपने अपनी आंखों से देखी, आपको उसका भी एक्सपीरियंस हो गया। एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच तार साहब फॉर योर टाइम एंड फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट सर। थैंक यू सो मच, मजहब